So who will be the monitor today? Monitor today. Monitor. Tell me. Zainul. जैनुल, ठीक है जैनुल। और बीच में जैनुल अगर कट जाएगा तो ऋषिका, ठीक है ऋषिका, है ना? ओके, Yes, sir. लेट अस स्टार्ट बाय चैंटिंग ओंकारम 3 times. Ram, है ना? So first of all, let me print my screen, right? I'm sharing my screen. Jainul, what can you see? Yes, sir. PowerPoint. PowerPoint. Okay, very good. And now let us see our book also. है ना? All of you are having your book with you, बेटा? सबके पास साइंस की बुक है ना तुम्हारे पास अभी? All of you are Yes, having. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, सब लोग रखना। हाँ, अभी बुक ही खोलो सभी लोग पहले अपना। All of you, open your book first. So far, what we have studied, moving air is called wind, air exerts pressure, and we have demonstrated this by many activities, that how can we say that air exerts pressure. अच्छा बेटा, एक बात मुझे करनी थी, are you ready? Can you design small experiment? जैसे बॉटल लेकर, क्लॉथ लेकर, छोटे छोटे सामान लेकर, कैन यू एक्सप्लेन सम एक्टिविटी इन ग्रुप और इंडिविजुअल? बता सकते हो? सामने कैमरा खोलकर आप डेमोन्स्ट्रेट कर पाओगे? तो मैं एक टूल रखूंगा ऐसा करने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? जैसे मैं बोलूं एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, आप बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हो। एक ग्लास लो, कांच का या स्टील का ग्लास, पानी भर दो, उसके ऊपर एक कार्ड रख दो, कार्ड अच्छे ढक जाए, कार्ड को अच्छे से कवर करो और कवर करके उल्टा कर दो और फिर ग्लास को पकड़ लो, कार्ड नीचे नहीं गिरेगा। तो क्यों? बिकॉज एयर इज पुटिंग प्रेशर, है ना? तो इट डजंट फॉल डाउन। हाँ, कैन यू हियर मी बेटा? जैनुल, Yes, sir. आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Okay. So are you ready to do some experiments? फिर हमने बात किया Yes, sir. फिर हमने बात किया था हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। जहां भी हाई स्पीड विंड होगी, आई मीन जहां भी एयर मूव फास्ट करेगी, इन दैट एरिया इट विल बी लो प्रेशर, है ना बेटा? जैसे आप देखो, ये दिख रहा है आपको, ये फिगर नंबर 8.3। कैन यू सी दिस फिगर बेटा? जैनुल, Yes, sir. तो आप भी ऐसा बॉटल, कांच की बॉटल ले लो, घर में पड़ा होगा, जैम खाते हो ना, जैम खाने के बाद आप बॉटल फेंक देते हो, उसको धो लो अच्छे से, मम्मा बोल, मम्मा साफ कर देंगे। और उसको सूख जाने के बाद में एक पेपर लो या एल्युमिनियम का फॉल होता है ना तुम्हारे घर में, उसके छोटा सा गोल गोल बॉल ऐसा बनाना छोटा सा, या पेपर का बॉल बनाकर यहाँ पर माउथ पे रखो और जोर से फूको ताकि बॉल अंदर चला जाए। आप जितना जोर से फूकोगे उल्टा होगा, ये बॉल बाहर निकल आएगा, है ना? क्योंकि जब हम when we blow hard, अंदर एयर ज्यादा है। हाँ बेटा सुनो ना, when we blow here hard, there is low pressure area here, and inside the bottle it is high pressure wind which pushes the ball outside, है ना?
तो इस तरह से हमने कई एक्टिविटी किया था। ये पेपर स्ट्रिप भी जब हम फूंकते हैं ऊपर में हवा फ्लो करते हैं तो नीचे से ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि नीचे हाई प्रेशर एरिया है, ऊपर लो प्रेशर हो गया बिकॉज ऑफ फास्ट मूविंग एयर। सिमिलरली ये दो बलून लेकर या दो टेनिस के बॉल लेकर धागे से बांध के लटका दो टेनिस बॉल, और उनके बीच में जोर से फूंक मार के अलग करने की कोशिश करो तो क्या होता है, उल्टा सर वो होता और है। पास होते चले जाते हैं, हाँ, बीच में लो प्रेशर एरिया बन जाता है इसलिए। क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर हो गया एंड आउटसाइड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। हाई प्रेशर एरिया। गुड 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 गुड, वेरी गुड। सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। और इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज के ऊपर है, कई सारी एक्टिविटी हैं और कई सारे हमारे आसपास की घटनाएं होती है, फेनोमेनन। जैसे जब तेज आंधी आती है तो घर का छत उड़ जाता है, जो सीमेंटेड छत नहीं होते उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हाँ बोलो बेटा। सर यस सर जो फिगर 8.6 है सर, उसके ए पार्ट सर समझ में नहीं आया सर, उसमें क्या करना है? बताता हूँ, आज इसकी बात करेंगे बेटा। तो इसको अभी अच्छे अंडरलाइन कर लो बेटा। इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस एयर प्रेशर। जहां भी तेज हवा चलेगी वहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया। ठीक है बेटा, तो ये याद कर लेना इसको, राइट। अब जो हवा मूव करती है वो कैसे मूव करती है, इट मूव्स, अंडरलाइन कर लो, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन where the air pressure is high to the region where the air pressure is low. So Low. air moves from high pressure area to low pressure area. ठीक है, लिख दो, मेन पॉइंट लिखते जाओ। मैं लिखूं, जल्दी बोलो भाई, मुझे लिखना है क्या? नो सर। नो सर। Air moves from high pressure area to low This pressure. we study in geography also. हाँ गुड, वेरी गुड बेटा। तो ये सब मेन पॉइंट से लिखते जाना, मेन पॉइंट्स। ओके, नाउ टुडे वी लर्न अबाउट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो एक तो मैंने बताया था कि बॉटल लेकर के और बलून लगा के धूप में रख देना तो हो जाएगा। अब मान लो हमें ऐसा नहीं करना, घर के अंदर करना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। आप ऐसा गिलास ले लो, कांच का गिलास ले सकते हो, स्टील वाला भी चलेगा। उसमें क्या करो, पानी ले लो, गर्म पानी, ठीक है। और पहले उसके पहले क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब आते हैं लैब में, देखा होगा आपने टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब है बेटा, यस सर। ये लैब में करने वाला है। टेस्ट ट्यूब में वैसे ही करो जैसे बोतल में बलून लगाया था ना आपने, ऐसे बलून लगा दो। बट रिमेंबर, बलून को पहले थोड़ा स्ट्रेच करके फुला के देख लेना, और बलून को लगाने के बाद में इसको पहले ठंडे पानी में डाल लो। टेस्ट ट्यूब को ठंडे पानी में डाला, अब देखो बलून लटका रहेगा। अब इसमें बॉइलिंग वाटर ले लो, हॉट वाटर, खूब गर्म पानी ले लो, और उसमें टेस्ट ट्यूब को डुबाओ। आप देखोगे कि बलून खड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा फूल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो हवा थी टेस्ट ट्यूब की, वो वार्म होकर एक्सपैंड हुई और बाहर निकलना चाह रही है, निकलने की जगह तो है नहीं, बैलून के अंदर। हाँ, बलून थोड़ा सा फूल जाएगा आपका। और इसको वापस ठंडे पानी में डालोगे तो फिर से बलून जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, वापस से छूटा हो जाएगा आपका। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। यस, सो दिस शोज दैट एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। इसकी एक्टिविटी याद रखना, लिखने के लिए आएगा, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। हाँ बोलो, एनी क्वेश्चन? Sir, why is tornado have a dark funnel shape, sir? Sir means sir cloud is dark funnel shape. हाँ, टॉर्नेडो पढ़ाएंगे तो बताते हैं बेटा। अभी टॉर्नेडो कैसे बनता है पहले वो बताएंगे ना, उसके पहले हम पढ़ेंगे स्टॉर्म कैसे आती है, आंधी कैसे आती है। इतनी क्या क्या पड़ी है, अभी इतनी अच्छी हवा, मधुर मधुर हवा चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं, अचानक ये क्या हो जाता है, इतनी तेज हवा जो छत वत सब उड़ा लेती है हमारी। ये सब पढ़ेंगे थोड़ी देर। पहले ये सब नहीं मालूम होगा तो समझ में नहीं आएगा। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, समझ में आ गया? एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर हवा क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है बेटा। एक्चुअली एवरी मैटर इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका देखो हाँ, जोर से बोलो। यस Sir, cold air goes down. yes, cold air sinks down
एंड वार्म एयर राइज अप, अभी अभी सिखाएंगे वो। वार्म एयर इज लाइटर एंड कोल्ड एयर इज हैवियर, ठीक है। तो ये भी लिख लो पॉइंट, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, लिख लिया मेन पॉइंट्स, इसके नीचे लिख लो, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, वार्म एयर और हॉट एयर राइज अप, इसके लिए एक्टिविटी है फिगर नंबर 8.7, ध्यान से देखो सभी लोग, है ना। यू कैन टेक 2 पेपर इनवेलप और ऐसे एक स्टिक लेकर के बैलेंस से बना लो एंड टाई कर लो एंड ट्राई टू बर्न अ कैंडल बिलो वन ऑफ द एनवेलप, बट रिमेंबर इट शुड नॉट बर्न द एनवेलप एंड वेट फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के बाद देखोगे the hot air goes in the one envelope, so it rises up. गुड, तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, तो ये ही क्यों ऊपर गया, ये वाला ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों नहीं आया? Sir, because sir, हाँ, ऐसा क्यों हुआ? it goes up and down. अंडरलाइन कर लो यहाँ पर, राइट। वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, वार्म एयर राइजेज अप, कोल्ड एयर सिंक्स डाउन। इसीलिए आपके घरों में देखिएगा जो एग्जॉस्ट फैन है किचन में, वो कहाँ पर लगा हुआ है? जैनुल, ऊपर की तरफ। हाँ ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि जो किचन की गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी और एग्जॉस्ट फैन उसको बाहर फेंक देगी। और हमारे विंडोज डोर्स कहाँ होते हैं? नीचे तरफ होते हैं, क्योंकि उनसे क्या होगी, जो ठंडी हवा है वो अंदर आएगी। तो दोनों ही होना चाहिए बेटा हमारे घरों में। वी शुड हैव डोर्स एंड विंडोज आल्सो एंड वी शुड हैव एग्जॉस्ट Also, उनको बोलते हैं वेंटिलेटर। कई जगहों में गांव में जाओगे तो एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा रहेगा, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो दीवार के ऊपर थोड़ी सी जाली बनी रहती है, देखा है कभी? yes sir, देखा है। हाँ, आपको लगता होगा कि कैसे पागलपन है, होल क्यों छोड़ दिया ऊपर में ले जाकर दीवार में? वो वेंटिलेटर कहलाता है, ताकि हवा बाहर निकल जाए। वार्म एयर को बाहर निकालने के लिए। हाँ, वहां पर अगर एग्जॉस्ट फैन लगा दें तो और तेजी से हवा बाहर निकलेगी, क्योंकि पंखा फेंकेगा बाहर तरफ हवा, है ना बेटा। और अभी क्या है, नेचुरली जो तरीका है उससे हवा बाहर जाएगी, गर्म हवा बाहर चली जाएगी और ठंडी हवा अपने आप, क्योंकि गर्म हवा जब बाहर जाएगी तो अंदर खाली जगह बनेगा, उसको भरने में ठंडी हवा अंदर घुसेगी। इस तरह से पूरे घर में एयर ही होता है एंड वी कैन ब्रीथ इजीली, ठीक है। इसी तरह से चिमनीज भी ऊपर की साइड होती हैं। हाँ, ऊपर तरफ होती है। सुनो और मेरी बात सुनो बेटा, जब हमें क्या बोलते हैं उसको, हीटर चलाना होता है, तो हीटर को हम कहाँ रखते हैं? सीलिंग के पास रखते हैं या नीचे रखते हैं? हाँ, क्योंकि वार्म एयर खुद ब खुद पूरे कमरे को गर्म कर देगी, धीरे धीरे करके नहीं फैल जाएगी में। अगर हम सीलिंग के पास रखेंगे तो क्या होगा? पर वो तो बाहर जाएगी, बाहर चले जाएंगे, हम ठंड में ही हिलते रह जाएंगे। और रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर जो एयर को थ्रो करता है, हवा फेंकने वाला एयर कंडीशनर, ऊपर की तरफ लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं, फिर ऊपर की तरफ लगाते हैं। हाँ, वॉल पे लगाते हैं, क्योंकि वहां से ठंडी हवा अपने आप नीचे आएगी और पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कॉन्सेप्ट वार्म एयर और कोल्ड एयर का, है ना। इस तरह से आपको रेफ्रिजरेटर को देखो, जो कूलिंग कंपार्टमेंट होगा जहां से ठंडी हवा फेंकता है, वो कहाँ पर है? ऊपर है, नीचे लगा हुआ है? ऊपर है। वहां से ठंडी हवा अपने आप नीचे आती है, पूरा फ्रिज ठंडा हो जाता है। हाँ, एक आजकल आने लगा है, वो उल्टा बनाता है, नीचे 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 दिया है, लेकिन उसको फेंकने के लिए ऊपर मोटर लगाना पड़ेगा आपको, तब ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको, अपने आप नहीं जाएगा ऊपर वो, और एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी उसमें, है ना, ज्यादा बिजली खपत होगी। ठीक है बेटा, तो ये भी नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं विंड करेंट्स। विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। हमने पहले भी समझा था कि जो इक्वेटर है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है कंपेयर टू द पोल्स, ठीक है बेटा। तो क्या होती है, जो इक्वेटर रीजन की एयर है वो वार्म होकर ऊपर मूव करती है
और पोल की जो हवा है ठंडी होती है, वो नीचे की वो तरफ, इक्वेटर की तरफ आती है। ठीक है बेटा, राइट। और इनमें से कुछ विंड होती है, इसको मानसून विंड कहते हैं। इट कैरीज लॉट्स ऑफ वाटर वेपर। जो सी की तरफ से हवा आती है, इट कैरीज लॉट्स ऑफ मॉइस्चर एंड इसकी वजह से बारिश होती है। इसको बोलते हैं मानसून विंड्स। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। सर ठीक है जब बेटा, सर इसमें अब सर रेनी सीजन आ जाता है। हाँ बेटा, गुड। और ध्यान से देखिए, जो हमारा थंडर स्टॉर्म है, इन सब का कारण क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि जो अर्थ का हमारा जो एनी टू रीजन इट इज नॉट इक्वली हीटेड। दो रीजन कभी भी बराबर गर्म नहीं होता, तो अनइवन हीटिंग हो जाती है। और खास करके आप देखा होगा आपने कि गर्मी के दिनों में आपको देखते देखते आप देखते हो कि अरे यहाँ पर पत्ते वगैरह गोल गोल घूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। देखा है कभी किसी ने? गर्मी के दिनों में जब तेज गर्मी पड़ती है तो आप रोड पे या अपने घर के बाहर सड़क पे पत्ते वगैरह धूल वगैरह गोल गोल घूमने लगते हैं और मूव करने लगते हैं। देखा है किसी ने? यस सर। हाँ बेटा, ऐसा इसलिए होता है कि वहां पर बहुत गर्मी पड़ी तो वहां की जो हवा होती है वार्म हो गई, और यू नो वार्म एयर इज लाइटर, इट गोज अप। तो वहां पर क्या बन गया? लो प्रेशर एरिया। और हवा जो है ना, कभी भी किसी भी जगह को खाली नहीं रहने देना चाहती। कहीं भी खाली होता है जगह, इसकी जगह कोल्ड एयर ले लेती है। यस, तो कोल्ड एयर मूव्स, और जितना जल्दी जितना फास्ट गर्म हवा होकर ऊपर जाएगी उतना फास्ट कोल्ड एयर भाग के आएगी ठंडा भरने के लिए। इस तरह से हवा आपकी मूव करती चलती है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये देखो एक पोएम दिया हुआ है तुम्हारे लिए, बड़ा नाइस पोएम है, पढ़ सकते हो आप। ये ब्लू बॉक्स देखना। रोरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस दैट मानसून इज हियर। जब आसमान में बादल गड़गड़ाने लगते हैं, बिजली कड़क के, समझ जाता है रे मानसून आ गई। डार्क एंड फ्लोटिंग क्लाउड्स एंड pour raindrops everywhere. Clouds make lightning flash overhead and irrigate fields with rain. Clouds make earth its fragrance spread. पहली बारिश जब होती है ना तो मिट्टी से खुशबू आती है। कभी किसी ने फील किया है? यस सर। हेलो, हाँ। कभी कभी गमले में पानी देने जाओ, कभी गमले में पानी देने जाओ और गमला सूखा हो और मिट्टी में पानी डालो, एक सौंधी खुशबू आएगी आपको। पता करना है ऐसा क्यों होता है। जब मिट्टी गीली होती है, शोर पे भी खुशबू आती है सर एयर में। हाँ, मिट्टी से खुशबू क्यों आती है पता करना सभी लोग। ये क्वेश्चन दिया रहा मैंने, फूड फॉर थॉट। Clouds make earth's fragrance spread when wet with drops of rain rising from the ocean vast. ये सारी जो मानसून विंड है स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ओशन से। ओशन इज द ओशन। हाँ, rising from the ocean vast. Clouds fill up with rain, rain to ocean back at last to mingle with ocean again. और फिर बारिश होने के बाद में कुछ तो वही मानसून बारिश होकर सी में गिर गई, और जो इधर उधर गिरी फिर वो वापस कुछ नाले नदियों में बहते हुए वापस जाकर ओशन में जाएगा। कुछ रेन कुछ वाटर इवेपोरेट होगा, वापस क्लाउड बनाएगा, फिर रेन होगा, एंड फाइनली अगेन गोज टू द ओशन, है ना, वापस ओशन पहुंच जाता है। इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। खैर, आइए आज समझते हैं हम थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स को समझते हैं। What are thunderstorms and what are cyclones? ठीक है बेटा, राइट। now देखिए थंडर स्टॉर्म कैसे जनरेट होता है इसको समझिएगा। पहले ध्यान से देखिए मुझे, राइट, ध्यान से देखो बेटा। when there is uneven heating on the earth, then what happens? Warm air rises up and to take its space, cold air converges to that area. And it Sir, also becomes warm Adnan is and saying starts when you Yes, saw बोलो। presentation. प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे हैं बेटा अभी, मैं बता रहा हूँ, सुनो ना पहले। मेरा हाथ दिख रहा है? चलो प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ। अच्छा, तुम्हारा कब देखूंगा? Yes sir. पढ़ाना पहले यार, मैंने क्या कहा पहले, मुझे पढ़ाना थोड़ा। सर दिख रहा है आपका हाथ। हाँ बेटा, सो मैं कह रहा था, मान लो ये मेरा लेफ्ट हैंड जो है ना, इस जगह की हवा बहुत गर्मी पड़ी
यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर चली गई बेटा, है ना। और इसको भरने के लिए ठंडी हवा इधर से आई, जो ठंडी हवा आएगी it carries moisture also, am I right? Yes, sir. है बेटा, Yes, sir. जो ठंडी हवा आई उसमें जो मॉइस्चर था दैट चेंज इनटू वाटर वेपर, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म था इस एरिया में, वाटर बन गया, वाटर वेपर आ गया, जब ऊपर वाटर वेपर गया कुछ हाइट पे जाके क्या हो जाएगी, वो कंडेंस हो जाएगी, क्योंकि हायर यू गो कोल्डर यू फील, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ठंड बढ़ती है, मालूम है ना। Yes, sir. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर हम तो सन के पास जा रहे हैं तो गर्मी लगेगी, ठंडा कैसे लगेगा, ऐसा तो पूछना चाहते हो ऐसा क्या? No, sir. क्योंकि बेटा सन की जो हीट है सीधी पहले अर्थ को आती है, और अर्थ का एरिया गर्म होता है, वहां की हवा गर्म होती है और वार्म एयर राइज करती है, इस तरह से हीट जो है धीरे धीरे ऊपर हवा गर्म होती चली जाती है ना, और काफी ऊपर जाकर के वो ठंडी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो जो वाटर वेपर बना दैट वेंट अप, it condenses to form tiny droplets of rain and it starts falling in the form of raindrop और sometimes snowfall की तरह गिरने लगती है। अभी भी ये एरिया इतना गर्म हो गया था कि अभी तक ये लो प्रेशर एरिया कंप्लीट नहीं हुआ, भरा नहीं है हाई प्रेशर एरिया से, तो ठंडी हवा आ रही है, ये गर्म होकर के वाटर वेपर को ऊपर ले जा रही है, ऊपर जाकर वाटर वेपर क्या बन रहा है, टाइनी रेन ड्रॉप बन रहा है, वो नीचे गिर रही है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एंड राइजिंग अपवर्ड विंड, दे रब अगेंस्ट ईच अदर vigorously. This causes separation of charges and because of this it causes thunderstorm and sometimes lightning. आया समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब आप बुक को पढ़ के देखो बेटा। Thunderstorms develop in hot, humid tropical areas like India very frequently. इसको अंडरलाइन कर लो। जो एरिया हॉट ह्यूमिड है ट्रॉपिकल एरिया में थंडरस्टॉर्म ज्यादा आते हैं। ठीक है, द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स, दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। द स्विफ्ट मूवमेंट, देखो स्विफ्ट मतलब वेरी फास्ट, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air create lightning and sound which is called thunderstorm. Got it? What is thunderstorm? Any question? Sir, वो thunderstorm lighting में, thunderstorm में जो clouds बनते हैं ना बेटा, तो clouds lightning का कारण है चार्ज सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होकर के चार्ज जो होता है वो मूव करता है टुवर्ड्स द ग्राउंड, और इसके वजह से लाइटनिंग होती है। हाँ बेटा बोलो। सर वो लाइटिंग कैसे क्रिएट करती होगी? लाइटनिंग क्रिएट होने का कारण है ना, देखो जैसे आप अभी एक बलून ले लो, और बलून को अपने सिर के बाल सूखे होने चाहिए, तेल लगाने होना चाहिए, बाल में रगड़ो बलून को, और नीचे क्या करो, थोड़े से बिट्स ऑफ पेपर रख लो, और उस बलून को पेपर के पास लाओ, क्या देखते हो आप? या अभी आप ऐसा करो, वो चिपकते हैं, बलून से चिपक जाते हैं। अभी तुम्हारे पास पेन होगा, पेन, ये पेन को रगड़ो बाल में अपना, और नीचे बीट्स ऑफ पेपर ले लो। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं। एक मिनट पेपर ले लूँ मैं। हाँ देखो ये मैंने बीट्स ऑफ पेपर ले लिया है ना, ये देखो ये मैंने अपने हाथ में रख लिया है ना, ये फैन बंद करके आता हूँ। जो क्लाउड्स होते हैं बेटा, ऑल बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्लाउड्स चार्ज हो जाते हैं। ध्यान से देखो, मैंने रगड़ा बालों को, दिख रहा है मुझे करता हुआ जेनुल? अब देखो मैं ला रहा हूँ इसके पास, देखो अटैच हो गया, देखो ठीक है, कागज अटैच हो गया देखो इसमें, है ना बेटा। तो इसी तरह से जो क्लाउड्स होते हैं इट बिकम्स चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेज, है ना, जो चार्जेस सेपरेट होकर के नैरो गैप ऑफ एयर से फ्लो करते हैं, एंड दैट कॉजेज लाइटनिंग एंड थंडर। ओके, अब जब भी लाइटनिंग होती है तो हमें थोड़े प्रिकॉशन लेना चाहिए बेटा। ठीक है, ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट ध्यान रखना है इसको।
कई बार हम क्या करते हैं, भागते हैं वहां से और किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। इट इज रॉन्ग। हमें लाइटनिंग हमेशा स्ट्राइक करती है सबसे जो लंबा स्ट्रक्चर मिलेगा। लाइटनिंग क्या है, एनर्जी है, चार्ज है बेटा, वो चाहती है ग्राउंड में चला जाना, ग्राउंड में जाकर के वो न्यूट्रल होना चाहती है। तो जो सबसे टॉलर ऑर्बिट मिलेगा उसके थ्रू वो जमीन में आने की कोशिश करेगी। तो अगर आप बड़े पेड़ पे खड़े हैं इसके नीचे तो क्या होगा, लाइटनिंग पहले स्ट्राइक करेगा बड़े पेड़ को, तो उससे बचना हमें है। अगर जरूरी भी है तो क्या करेंगे, छोटे पेड़ के नीचे खड़े होंगे फॉरेस्ट में, ठीक है। और सिंगल ट्री के पास तो कभी भी नहीं रहना है क्योंकि वो सबसे पहले टारगेट होगा। सो डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड, मतलब अकेला कोई पेड़ है, सिंगल पेड़ है, ट्री। इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। जमीन पे कौन सा जमीन पे नहीं लेटना है क्योंकि कई बार स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है जमीन के अंदर में, तो जमीन गीली होती है उसमें बारिश होती है। तो नेक्स्ट, कभी भी मेटालिक एंड का अम्ब्रेला लेकर नहीं चलना है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड, क्योंकि मेटालिक एंड इज अ गुड कंडक्टर, सो द इलेक्ट्रिसिटी इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्टीमेटली यू विल बी द टारगेट। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, हम बार बार खिड़की के पास देखने की कोशिश करते हैं, गलत बात है। हमें खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए और घर के अंदर आना चाहिए। ओपन गैराज, स्टोरेज शेड, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ, क्योंकि वो सीधा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। अ कार और अ बस सेफ प्लेस है। कार में अगर हैं, कार को चलाइए मत, कहीं पार्क कर दीजिए, उसमें बैठे रहिए, बाहर मत निकलिए, खिड़कियां बंद रखिए। इफ यू आर इन वाटर तुरंत बाहर निकल जाओ, क्योंकि वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फैल सकती है, ठीक है बेटा। नाउ ये जो थंडर स्टॉर्म अभी बना, ये थंडर स्टॉर्म बनना समझ गए आप। कभी कभी थंडर स्टॉर्म और भी विभत्स रूप ले लेता है और भी बड़ा रूप ले लेता है, एंड इट बिकम्स अ साइक्लोन। हाउ डज अ थंडर स्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन? तो ध्यान से देखिए, है ना। साइक्लोन बनने के लिए अंडरलाइन कर लो, फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट in the development of cyclones are wind speed, wind direction, temperature and humidity. अब जब थंडर स्टॉर्म क्रिएट हुआ था तो उस समय कितना लो प्रेशर एरिया बना, नंबर 1, और जो ठंडी हवा आ रही है वो कितनी स्पीड से आ रही है, उसका टेम्परेचर क्या है, और जो वाटर वेपर ऊपर जा रहा है। तो समटाइम्स क्या होता है बेटा, जब वाटर वेपर ऊपर जाता है और जब वो कंडेंस होता है तो क्या करती है, इट रिलीजेज एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज करती है। तो ऊपर की हवा जो होती है, जो वहां पर की हवा, वो भी गर्म हो जाती है और वो स्टार्ट करती है रोटेटिंग वेरी वेरी फास्ट। इट इज दिस स्ट्रांगली रोटेटिंग मास ऑफ एयर अबव द ग्राउंड दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। गॉट इट? ये डायग्राम देखिए अपनी बुक में, ये डायग्राम देखिए, है ना। जब ठंडी हवा अंदर आती है तो धीरे धीरे ऊपर जाती है, इसमें वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर जब कंडेंस होगा उस समय एनर्जी रिलीज करेगी, तो यहाँ पर की हवा भी गर्म हो जाती है और वो भी मूव करने लगती है और गोल गोल जोर जोर से रोटेटिंग मास हो जाती है, दैट इज टर्म्ड एज साइक्लोन। ध्यान से देखो, साइक्लोन, है ना। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इट्स वेपर। When water vapor changes into liquid, this heat is released to the atmosphere. The heat released to the atmosphere warms the air around. The air tends to rise and causes a drop in pressure. फिर वहां पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है ऊपर में. More air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. The chain of events ends with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it. It is this weather condition which is called cyclone. Okay, any question? No. Okay. The presentation. हाँ, अब Presentation. ठीक है। हाँ, नाउ वीडियो प्रेजेंटेशन। लास्ट पार्ट, डिस्ट्रक्शन क्या होता है साइक्लोन से। और अभी आपने पूछा, क्या पूछ रहे थे, ऊपर से और नीचे आता है बोलते हैं टॉर्नेडोज होता है। ये सब अगले क्लास में बताएंगे एंड टुमारो बताएंगे। अभी चलो प्रेजेंटेशन शुरू करो, उसके बाद मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, है ना, तभी तो कर पाओगे आप, है ना। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप प्रेजेंटिंग। यस,
नाउ हु इज रेडी फॉर प्रेजेंटेशन टुडे? नाम लिखा था किसने? सर राघव शर्मा। राघव शर्मा। हाँ चलो राघव शर्मा शुरू करो, स्टार्ट। राघव स्टार्ट करो बेटा, डू नॉट वेस्ट टाइम। हाँ बेटा रेणु का नाम लिख लेना राघव का, सर ये नाम लिख लेना Yes, बेटा। sir. हाँ सर हाँ जी, सर यू क्लियरली सी इट। हाँ जी, यू आर प्रेजेंटिंग, बीच में प्रतिज्ञा दिख रहा था। हाँ यस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। Acid, base, and salt. Presented by Raghav Sharma. गुड, Indicator. Definition of indicator. An indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or a base. Acid-base indicators are of two types. First, natural indicator and synthetic indicator. Litmus, China rose, and turmeric are naturally occurring indicators. Phenolphthalein is a synthetic indicator. या Litmus. Litmus is a natural indicator. It is a purple colored dye which is extracted from a type of plant called lutein. It is purple colored in water. In other words, litmus solution is neither acidic or basic. It is natural when litmus is added to. इट इज न्यूट्रल। Okay, sir. हाँ When litmus is added to an acidic solution, it turns red, and when it is added to a basic solution, it turns blue. Litmus is made into two types: blue litmus and red litmus. First, acidic turns blue litmus to red. Base turns red litmus to blue. गुड, वेरी गुड। The more about litmus. Litmus is the most common indicators for testing acids. And base in the laboratory, acid turns blue litmus to red. Base turns red litmus to blue. Some photos are given there: red litmus paper and a blue litmus paper. ओके, थिंक। Acids. Definition of a substance which reacts with base to form a salt is called an acid. Acid has four tastes. Acids turn blue litmus to red. Some of the examples of acids are acetic acid, formic acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid. ओके राघव, Acid and टेल weak मी acid. द राघव टेल मी द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। So nitric acid हाँ, is the फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड राघव। yes. चलो कोई बात नहीं, गो अहेड। Sir. हाँ बोल, जल्दी बोल। इतना देखो, ओरल क्वेश्चन का मतलब इधर सवाल उधर आंसर जवाब आना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। चलो ठीक है, गो अहेड। Sir, the acetic acid formula CH3COOH. हाँ गुड गुड गुड, चलो नेक्स्ट 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 स्लाइड। Yes, sir. हाँ Bases are the chemical opposite of acids. That देखो, is स्पेलिंग चेक कर लेना राघव, स्पेलिंग गलत है बहुत सारे। स्पेलिंग देखो, बेसिस बेसिस का स्पेलिंग गलत है, केमिकल का गलत अलग स्पेलिंग है ना। तो प्रेजेंटेशन के पहले अपना स्पेलिंग खुद हमें चेक करना चाहिए। चलो ठीक है, go ahead। bases which can neutralize an acid to form a salt and water is called a base. Bases have a bitter taste. Bases turn red litmus to blue. Some of the examples of bases are sodium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, potassium hydroxide, aluminum hydroxide, sodium carbonate, sodium
hydrogen carbonate, a base which is soluble in water, is called a alkali. Acid base base. Acid first acid are shown in tails. Acid examples are acetic acid, formic acid, citric acid, lactic acid, fulvic acid, tartaric acid. When solution is base and red color is changed into blue, it's called acid. Base is bitter in taste. Base example calcium hydroxide, ammonium hydroxide, sodium hydroxide, and magnesium hydroxide. When solution is acid, the blue color change into red. It means base. राघव ये Yes, है sir. हाँ बैक करो स्लाइड में बैक करो हाँ ये व्हेन सॉल्यूशन इज एसिड द ब्लू कलर इनटू रेड ब्लू कलर नहीं भाई ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड ऐसे लिखना पड़ेगा रेड कलर नहीं रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू ऐसे लिखना पड़ेगा Exactly. Okay, sir. यस गो अहेड Neutral. Initiation in substance which are neither acidic or basic in nature are called neutral substances. नॉर लिखना और नहीं आइदर और होता है नाइदर के साथ नॉर ही होता है नीदर नॉर आइदर और Yes, sir. क्वेश्चन अच्छा Sir, some questions. ठीक है Sir, name of four types acid. Sir, Adib. अदीब बोलो अदीब 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 कहाँ है ही नहीं लगता किसी और से पूछो Sir, Param. परम परम है यार वो भी नहीं है आपको बताओ आंसर Sir, name of four types of acid. Sir, हाँ sir, formic acid, acidic. Sir, Four acidic types? acid and citric acid. टाइप नहीं पूछोगे नेम एनी फोर एसिड्स ऐसे पूछोगे क्वेश्चन चेंज करो टाइप पूछ रहे मतलब कार्बोनिक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड ऐसे आ जाएगा ना बेटा कार्बोनिक एसिड सैलुट एसिड ऐसे आ जाएगा चलो यस Names of four types base. Name of given four types base. नेम फोर गिव एग्जांपल्स ऑफ फोर बेसिस ऐसे बोल सकते हो फ्रॉम विच प्लांट द लिटमस इज फॉर्म्ड कौन बताएगा शुभ्रा Sir, I. हाँ Sir, Ritu. हाँ बोलो Lichen. 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 न्यूट्रलाइजेशन प्राची बोलेगी प्राची From प्राची lichens. A प्राची natural dye. प्राची व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रेणुका बोलो रेणुका The process in which the reaction between one strong base and one strong acid reacts with each other. to form salt and water है ना Yes, sir. And also the evolution of heat. गुड ठीक है राघव What is indicator? Name three indicators. चलो आप ही आंसर बोल दो राघव आंसर दो Sir, blue litmus paper, red litmus. हाँ Sir, turmeric is hibiscus. Sir, and the blue litmus. हाँ ओके गुड वेल डन ठीक है गुड नेक्स्ट राघव तिवारी राघव तिवारी The time. अरे सर मैं आए सर हिमांशु The Raghav Tiwari. The time is done. Sir, Prachi. one of you can present The Raghav Tiwari. Sir, Mohammad Adnan. राघव तिवारी सर सर हिमांशु सर हिमांशु Sir, Akhtar Adnan. wait first next tomorrow others can present tomorrow beta tomorrow I have to explain Chapter tomorrow 3 Fiber to Fabric Class 7B Science prepared by Raghav Tiwari. कितना नाम है? Animal fiber. Common animal fibers are wool and silk. Wool is obtained from sheep, goat, yak, camel, llama, alpaca, etc. Silk is obtained from silkworm. Sheep, एक मिनट Go- शुभ्रा बोल रही है तारा, yak, ये शुभ्रा camel.
राघव रुक जाओ बेटा. wool. Shubhra wants to say something. Shubhra. Shubhra raise her hands. Yes, Shubhra. sir. हाँ बेटा, any question? No, sir. No. Okay, continue. Raghav. Wool is obtained from the fleece of sheep, goat, camel, yak, alpaca, llama, and other animals. These animals have thick wool of hair on their bodies because the hair traps air and there is a poor conductor of it. So the hair keeps their body warm. The most common wool is sheep wool. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. The wool obtained from Angora goats of Jammu Kashmir is soft wool used for making shawls. Camel hair is also used as wool. Llama and alpaca are found in South America, also yield wool. From fibers to wool. For obtaining wool, sheep are reared and then their hair is cut and processed into wool. Rearing and breeding of sheep. Sheep are sheep are sheep are हाँ बेटा. Sheep are reared in many parts of our country, like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat, etc. Sheep feed on grass and leaves. They are also fed with a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, and minerals. In winter, sheep are kept indoor and fed on leaves, grain, and dry loader. Some breeds of sheep have thick hair on their body, which yield good quality wool in large quantities. They are selectively bred to get sheep of good breed. Silk. Silk is obtained from silkworm. The rearing of silkworm is obtained from silk is called sericulture. Life history of silk moth. The female silk moth lays eggs which hatch into larva called caterpillar or silkworm. The larva feeds on mulberry leaves and grow in inside. Then it secretes fibers made on of protein and weaves the fibers around itself completely and forms pupa. This covering is called cocoon. The pupa then develops into a young silk moth. Silk yarn is obtained from the cocoon of silk moth. The most common silk moth is the mulberry silk moth. Life history of silk moth. Female silk moth with eggs, caterpillar or larva, cocoon with developing moth. Adult silk moth. Mulberry tree. करने दो बेटा, आगे बढ़ाओ. Do not explain mulberry tree. Next slide. How do we get silk from cocoon? Explain that part. From cocoon to silk. Silk moth are reared. Yes. Silk moth are reared and their cocoons are collected to get silk yarns. Thread. Rearing of silkworm. The female silk moth lays eggs. The eggs are warm to a suitable temperature. The eggs hatch into larvae called caterpillar or silkworm. The silkworm are kept in bamboo trays and feed on mulberry leaves and grow in size. After 30 to 40 days, the silkworms stop eating and beginning to spinning cocoon. Inside the cocoon, the silkworm develops into silk moth. Processing of silk. The cocoon are collected
and kept in sunlight or boiled or exposed to steam. Yes. The silk fibers separate out. The process of taking out the fibers from the cocoon is called reeling. Reeling is done by machines. Silk fiber are then spun into thread and woven into silk cloth. Thank you. Very good. Well done. Good, beta. Now we'll chant Shanti Path. Sai Ram, tomorrow in the beginning we'll decide the sequence. Okay? Who will present first? एक लिस्ट बना लेंगे and we'll follow that list, बेटा, है ना? And do not read the slides only. Just explain the main part. Slide हमारे समझने के लिए होता है. Okay? Okay. Now leave one by one. Thank you. Good.